दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 के पहले पाठ हरिहर काका से संबंधित। ये एक कहानी है जिसे मिथिलेश्वर ने लिखा है। इस वीडियो में हम लेखक का परिचय देंगे, कहानी का वाचन करेंगे, उसका अर्थ, भाव और व्याख्या स्पष्ट करेंगे और उसके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पाठ से संबंधित, जिसके अंदर इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेखक का परिचय। 1950 में मिथिलेश्वर का जन्म हुआ। 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में आपका जन्म हुआ। मिथिलेश्वर ने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। वर्तमान में आप आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती हैं, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए हैं। यानी कि परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन उस परिवर्तन में ये भी है, शोषण कम नहीं हुआ, शोषण का तरीका बदला है। परिवर्तन इस नाम पर भी हुआ है। मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, ये कहानी संग्रह हैं। झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम ने बाड़ी उपजई और अंत नहीं, ये उपन्यास है। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए विद्यार्थियों, अब मिथिलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानी हरिहर काका का हम वाचन करते हैं। हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वे घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर कहानी में कोई बहुत बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। लेखक हरिहर काका से मिलने गया था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वो कल भी गए थे, आज भी गए, कुछ कह नहीं पाए, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता क्या स्थिति है, उनकी मन स्थिति कैसी है। लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन स्थिति ठीक नहीं, ये पता लगता है। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति, यानी कि उनके प्रति लगाव, के अनेक व्यवहारिक एवं वैचारिक कारण है। व्यवहारिक और वैचारिक कारण में ये अंतर है कि व्यवहारिक यानी कि उन्हें दिन प्रतिदिन आप देखते हो कैसा काम कर रहा है व्यक्ति, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों के प्रति गुस्सा कर रहा है, यानी कि व्यवहार में जो दिखता है। वैचारिक यानी कि विचार से जो कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार लोग विचार में तो अच्छे होते हैं, व्यवहार में गलत होते हैं। तो दोनों में समान होना ये बड़ी बात है। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे।
अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि ये परिवेश पहले बहुत था कि गांव के सभी बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को अपना बच्चा समझते थे, उन्हें प्यार भी करते थे, डांट भी देते थे गलती पर। आज तो यह है, पड़ोसी कोई डांट दे किसी गलती पर तो कहते हैं हु आर यू, आप कौन है जो हमें टोकने वाले हैं, रोकने वाले हैं। और ये बच्चे भी कह देते हैं, माँ बाप भी कह देते हैं। तो अब सामाजिक जो दायरा है वो सीमित हो गया है, वो व्यक्तिगत हो गया है, पारिवारिक हो गया है, वो घट गया है। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र की प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। और ये भी खास बात है कि आज तो हम अपनी ही उम्र के लोगों से दोस्ती करते हैं, लेकिन पहले बच्चों की बड़ों से दोस्ती बहुत अच्छी होती थी। यानी कि अपनी समस्याएं वो सुना देते थे एक दूसरे को और उनका समाधान भी करते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। बीच में जो कठिन शब्द आए उनके अर्थ देखिए, यातनाओं या क्लेशों, कष्टों, लगाव, सयाना यानी कि बड़ा होना, मझधार जल प्रवाह या भव सागर के मध्य की स्थिति, विलीन लुप्त हो जाना, विकल्प यानी कि कोई दूसरा उपाय। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वे हल्का हो सकें, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता, यानी कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहता। क्योंकि शायद लेखक पहले ही कह चुका है कि हरिहर काका उसे सब कुछ बताते थे, तो कुछ छुपा तो है नहीं, लेकिन कुछ अनिश्चितता की स्थिति है। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुर बारी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। ठाकुर बारी यानी कि पूरे गांव में पहले जातिगत प्रथाओं की मान्यता अधिक थी और दबदबा था, तो ठाकुर होते थे गांव में सबसे उच्च जाति के लोग माने जाते थे ब्राह्मणों के बाद में। तो लेकिन फिर भी ठाकुरों की अधिक चलती थी, तो वो लोग दूसरी जाति के, निम्न जाति के लोगों को गांव से अलग रखते थे और उनसे बेगारी करवाते थे, उन्हें परेशान करते थे, शोषित करते थे। तो मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बारी कहते हैं। अब यहाँ पर ठाकुर बारी मतलब भगवान का मंदिर है, उससे संबंधित है। गांव में इस ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब ये गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बना रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे लोगों में, लोगों को प्रेरित करते थे, ईश्वर की आराधना करो, पूजा करो। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया, यानी कि अपने अपने हिसाब से लोग उसको बड़ा करते रहे। परिसर बड़ा कर दिया, मंदिर की गुम्बदी बड़ी कर दी, चोटी बड़ी कर दी, तमाम तरह मतलब।
लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए, आदि आदि। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वे खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। इस तरह से उनके मंदिर का विस्तार हो गया। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। ये मान्यता है लोगों की। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। अब इतनी ज़्यादा जगह हो गई वहाँ पर। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 वर्ष पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना था। धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ संत महात्मा लोग आते हैं, भजन करते हैं। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग एकत्रित हो जाते हैं, ईश्वर से आराधना करते हैं। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगुम निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं, यानी कि पहले निकाल देते हैं कुछ किलो आधा किलो अनाज ईश्वर के नाम पर। ठाकुर जी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, गहरा है। मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर जी में ही बिताते हैं। ठाकुर जी में साधु संतों का प्रवचन यानी कि उपदेश सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर जी में प्रवेश करते ही वे पवित्र ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। यानी कि उस गांव के अधिकतर लोगों का ठाकुर बाड़ी यानी कि ईश्वर पर, उस मंदिर पर विशेष विश्वास है। और जो कुछ वहाँ अच्छा होता है वो ठाकुर जी की वजह से होता है, और जो कुछ गलत होता है वो ठाकुर जी की अवहेलना या उनकी पूजा पाठ नहीं करने की वजह से होता है। ये मान्यता पूरे गांव में प्रतिष्ठित है। परिस्थिति वश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। परिस्थिति वश यानी कि अब वृद्ध हो गए हैं, चलना नहीं होगा, परेशानी होती होगी, वाटेवर जो भी है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों समय हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। यानी कि लेखक कह रहा है मुझे दिक्कत इस बात से है कि वहाँ के जो साधु संत हैं वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ खाना खाते हैं और लोगों को सिर्फ बातें सुनाते हैं, बस मेहनत नहीं करते हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। यानी कि शादी तो की लेकिन बच्चा नहीं हुआ। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर को यही मंजूर था तो हम अब विवाह नहीं करेंगे, ये उन्होंने मान लिया, ठान लिया।
हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ़ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ा। यानी कि हरिहर काका के भाइयों की जो पत्नियां थीं उनके व्यवहार में बहुत फ़र्क आ गया। शुरुआत में तो अपने पतियों के कहने पर उन्होंने हरिहर काका की अच्छी सेवा की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कोई लाभ नहीं है, बूढ़ा है, वृद्ध है, बीमार होता रहता है, कौन देखभाल करे। तो खाना दिया समय पे, बचा कुचा दे दिया, रूखी सूखी दे दी। कभी कभी खाना मिलता भी नहीं था, या मिलता था तो बहुत ही रूखा सूखा मिलता था। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते, क्योंकि किससे कहें, कौन देखभाल करे। बहुएं सुनती नहीं है। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल, यानी कि व्यस्त। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते, खेलते रहते या पढ़ते। मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। यदि मेरी पत्नियां होती, मेरे बच्चे होते तो शायद मेरी देखभाल कर लेते। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। सामान्यतः ऐसा ही होता है, जब कोई आपके प्रति चिंतित नहीं होता है तो धीरे धीरे उससे विक्षोभ हो जाता है, उससे दूरी बढ़ने लग जाती है। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बजके, चटनी, रायता आदि बने थे, यानी कि अच्छा पकवान बना था। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। उन्होंने सोचा, ये मेहमान घर में आया है, अच्छा पकवान बना है, उसे भी मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए, खेत पे काम करने चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। यानी कि खेत में अनाज जो है वो एकत्रित कर रहे थे, उसमें कटाई चल रही थी। और वो भाई इसलिए निश्चिंत थे, हरिहर काका को तो हमेशा हमने कही रखा है अपनी पत्नियों से, सबसे पहले खिलाओ, तो खिला ही दिया होगा। उन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे में निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार, चावल, छाछ और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन में यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं। अब हरिहर काका का गुस्सा निकल रहा है कि मेरा जो खेत है मेरे हिस्से में आता है, उसकी पैदा तो सभी आप लोग लेते हो, उसके बदले मुझे खिला रहे हो तो अच्छा खिलाओ, एहसान नहीं कर रहे हो। तब भी कमी नहीं होगी, और मैं चाहूँ तो तुमसे अलग रह के नौकर रख लूँ, खेतों पे काम करें, और उससे जो पैदा होगा वो मैं खा सकता हूँ, तब भी मुझे कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि खूब कहा उन्होंने। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बारी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे, यानी कि उन्होंने सब सुन लिया। वार्षिक मुआद, ये मुआद क्या होता है देख लेते हैं हम। हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को मुआद कहते हैं। के लिए वह घी और शकील
लेने आए थे, सामग्री वगैरह और वो सब चीज़ें, कुछ चीज़ें। लौट कर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या राजनीति है। महंत को शुभ दिन लगा ये। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण यानी उसी समय टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बारी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बारी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमको उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और से प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोच वश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर ज़मीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे गांव पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बारी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो, बिना किसी काम के बेकार। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यानी कि महंत जी ने हरिहर काका को उपदेश दे दिया कि आप अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम कर दो और आप यहीं आकर के रहो। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे थे महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। यानी कि जीते जी कोई नहीं पूछ रहा, इतनी ज़मीन देने के बावजूद भी। तो उनके मन में धीरे धीरे बात बैठ गई महंत जी की कि ज़मीन ठाकुर बारी के नाम कर देनी चाहिए। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बारी में देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। यानी कि उनका मन लगभग मान चुका था, लेकिन एक मन में ये सवाल उठ रहा था, भाई के पास ज़मीन दे दें तो अच्छा है, आखिर वो भी तो अपना ही भाई है, यहाँ ठाकुर बारी में देने से क्या लाभ। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे कि अब मैंने जो ज्ञान दिया है उसका क्या प्रभाव है। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसीलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई। यानी कि अब महंत जी ने हरिहर काका की खूब सेवा करवाई, अच्छा भोजन, अच्छे ठहरने की व्यवस्था, नौकर चाकर, सारी चीज़ें। अब ये कितने दिन रहेगी, ये सवाल अपने आप में बड़ा है।
इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती, पता लग जाता है, एहसास हो जाता कि ये सब का जब उनको पता लगा सिर्फ अगर ये घटना हुई, पत्नियों ने भोजन नहीं दिया इस कारण, तो वो पुरानी चीज़ों का अनुमान लगा लेते हैं कि ये सब चीज़ें इस कारण से हुई हैं। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। महंत जी ने इतना कह दिया, लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित लोग, गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंत भाइयों को निराश हो वहाँ से वापस लौटना पड़ा। ठीक है, जब सब लोग कह रहे हैं तो और क्या करें। और हरिहर काका भी कुछ नहीं कह रहे, न हाँ न ना। इसलिए भी रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। अब ये रात को जो रुकने का और खाने पीने का सुख है, उसके बाद उनको मन बदलने वाला है, ऐसा संत जानते थे, महंत जानते थे। इसलिए उन्होंने रात भर रोकने का प्रयास किया। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मतती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे, ऐसा उनके मन में चल रहा था। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुँचे। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वे पुनः वापस घर लौट आए। बड़ी बात है। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। घर आते ही देखिए उनकी सेवा, आवभगत, देखभाल, खाना पीना, तमाम चीज़ें सब लोग करने लगे। सभी लोग, भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक 2 जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। उड़ती उड़ती खबरें इधर से उधर पहुंच जाती हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे, यानी खबर सबके पास पहुंच गई थी। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो हरिहर काका के जीवन में जो घटनाएं हुई वो सारी गांव वालों को पता लग गई। दूसरी बात यह कि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग विचार है। कोई ठाकुर बाड़ी में ज़मीन देने के समर्थन में बात कहता है, कोई कहता है कि नहीं भाइयों को ज़मीन दे देनी चाहिए। अलग अलग मुँह, अलग अलग बातें, जितने मुँह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे और लोगों की आदत है बात बनाने की, तो बात बना रहे थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे
और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे, यानी कि एक ठाकुर बारी में ज़मीन दे दे हरिहर काका, इसके समर्थक थे, दूसरा अपने भाइयों को दे दे, इसके समर्थक थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी और इसी बात पर लोग झगड़ रहे हैं। वो ज़मीन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उनका फैसला, लोग झगड़ रहे हैं देनी चाहिए, तुम मना क्यों कर रहे हो, इस तरह से। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुर बारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुर बारी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुर बारी नहीं कर सकेगी, यानी कि ज़मीन अधिक हो जाएगी इसके पास। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुर बारी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के, यानी कि जो खाने पीने में ही ध्यान रखते हैं, सिर्फ प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग था, वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि उनको एक मुद्दा मिले बातचीत का या कुछ करने का। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनज़र रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की यानी कि ये सारी बातें लेखक को बताई। अंत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंती क्यों न हो, यानी कि किसी को नहीं लिखनी है। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत। तो ये उन्होंने इसलिए भी फैसला लिया कि जो पुराने लोग थे, यानी कि जिन्होंने ऐसा किया था, अपनी ज़मीन लिख दी किसी को भी, तो उसके साथ अन्याय हुआ। तो इसलिए निर्णय लिया कि जीते जी न ठाकुर जी को ज़मीन लिखी जाएगी न भाइयों को, और सामान्य सी बात है, मरने के बाद भाइयों को मिलेगी, ठाकुर जी को तो मिलेगी नहीं। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देरी नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन बय मैं कर दो, यानी कि लिख दो। हाँ, फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुर जी में राज करो, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। यानी कि इस तरह के सारे प्रलोभन उनको दिए जा रहे थे। अर्थात महंत जी ने हरिहर काका को खूब प्रलोभन दिए ताकि वो अपनी जायदाद ठाकुर बारी के नाम कर दें। लेकिन हरिहर काका ने हाँ कहते और न ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही। अर्थात महंत जी जब उनको एक बार ले आए हैं और ये एहसास भाइयों को हुआ कि ये ज़मीन अपनी मंदिर में दे सकते हैं ठाकुर बारी को, तो उसके बाद ही भाइयों के मन में ये विचार आया कि सचमुच यदि हरिहर काका ने अपनी ज़मीन ठाकुर बारी को दे दी तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए अपनी बहुओं से, अपने परिवार वालों से उनसे कहा कि हरिहर काका की सेवा शुश्रूषा अच्छे से कीजिए ताकि इनके मन में ये ख्याल न आए। और दूसरा, भाई चाहते भी थे कि अपने भाई की सेवा की जाए, उनको ठीक से रखा जाए, लेकिन वो तो उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों के मन में गलत विचार आए। खैर, और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है।
एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। तो महंत जी के मन में एक और षड्यंत्र चल रहा था कि हरिहर काका इस तरह से तो ज़मीन लिखेंगे नहीं, तो उनको ज़बरदस्ती उनका अपहरण करके और उनसे लिखवा लिया जाए और बाद में धीरे धीरे वो मना लिए जाएंगे। ये कल्पना उनके मन में चल रही है महंत जी के में। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वे जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। अब महंत जी वैसे तो देवबारी में, ठाकुरबारी में, मंदिर में रहते हैं। सहज सौम्य तमाम तरह के अवगुणों से मुक्त होना चाहिए, लेकिन वो थे ही नहीं ऐसे। वो लड़ाकू हैं, दबंग हैं, यानी कि डरते नहीं हैं, सबको दबाने वाले हैं। तो ये योजना बना रहे थे कि हरिहर काका का अपहरण किया जाए, लेकिन बड़ी गोपनीय तरीके से। अपने कुछ सूत्र हैं, उनके लोग हैं, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा था। बात अभी हाल की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबारी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। यानी कि ये सब लेकर के पहुंच गए, हथियार लेकर के। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित, यानी कि जो संभावना नहीं थी, जिसकी अचानक से हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। हरिहर काका को उठा करके वो ले गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। यानी कि जो उनके शुभ चिंतक थे, उनके खास थे, वो तो उनके घर आकर के पूछताछ करने लगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और ये गलत हुआ। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो अपने घरों की छत पर या दूसरों के माध्यम से चीज़ों को जानने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मय दलबल ठाकुरबारी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबारी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। अब पहले महंत जी पर शक था, तो जाकर के उन्होंने ठाकुरबारी में देख लिया, जबकि ठाकुरबारी में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था उस समय। तो फिर डाकुओं के ऊपर शक चला गया, और डाकू जब छोड़ेंगे जब मोटी रकम लेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते ही इसी समय ठाकुरबारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना। वे ठाकुरबारी का फाटक पीटने लगे। यानी कि दूसरी ओर प्रस्थान करते ही ठाकुरबारी के अंदर चूंकि लेके आए थे हरिहर काका को, तो वहाँ बातचीत से पता लग गया कि इसके अंदर ही है। इस समय ठाकुरबारी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। यानी कि वहाँ बंदूक भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। यानी कि शिकायत की जाए, ऐसे तो हम नहीं लड़ सकते इनसे, एक मर गया और भी मार सकते हैं हमें ये। इधर ठाकुरबारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। यानी कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी जिस काम के लिए उनका अपहरण किया गया था। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन आ गए थे। अर्थात उनको उम्मीद नहीं थी कि महंत ऐसा भी कर सकते हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब
वह उस मेहनत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार मेहनत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। जब मनुष्य इस तरह के जाल में फंस जाता है तो निश्चित रूप से वो दोनों में से तुलनात्मक रूप से फ़र्क महसूस करता है, कौन बेहतर है, कौन अच्छा है। तो वो लोग चलो खाना रूखा सूखा देते थे, कुछ थोड़ा बहुत कह लेते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़्यादती, बेईमानी या गलत कार्य नहीं कर रहे थे। तो वो अपने घर और उनके भाई ज़्यादा अच्छे लगने लगे हरिहर काका को महंत जी की तुलना में इस समय। लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उभारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। यानी महंत जी अभी भी अपने पक्ष में उनको करने के लिए कह रहे हैं और ज़बरदस्ती उनसे हस्ताक्षर करवा रहे हैं ताकि वो अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दें। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुँचे, यानी पुलिस को साथ ले आए। जीप से तीनों भाई, एक दारोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, यानी कि बड़ी थी, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे कि जैसे ही सुबह होगी तो इनको धर दबोचेंगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुँचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, ऐसी कल्पना उन्होंने की थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था, एहसास हो गया होगा उनको। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका था ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वय यानी कि उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा, यानी कि वापस जाना पड़ा, चुप होना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में नहीं मिला, सब लोग गायब थे। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, यानी कि थे रात को, हमने देखा था, लेकिन अब वो गायब हो गए। अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस बिना पैसे खर्च किए आती नहीं आमतौर पर। पुलिस के साथ आने के बाद वे अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे और साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। न भाई को छुड़ा सके, न साधु संतों को जेल भिजवा सके। उल्टा अपनी जेब से पैसे और चले गए इन पुलिस को यहाँ बुलाने के चक्कर में। तो ऐसा वो सोच रहे हैं। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्रित हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई, अर्थात चाबी की, तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है।
पुलिस इंचार्ज अभी ये सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। यानी कि ऐसी स्थिति में मिले, क्रोध आ जाता है अपनों को ऐसी स्थिति में देख करके। ये स्थिति थी एक तरह से। इस चित्र में विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा है कि उनको मुंह बांध रखा है, हाथ बांध रखे हैं, पैर बांध रखे हैं और हरिहर काका पड़े हुए हैं। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांधे ही गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधक मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए, आदि आदि सारी बातें। उन्हें किस तरह से पीटा, प्रताड़ित किया, हस्ताक्षर करवाए, अंगूठे के निशान लिए, सारी बातें उन्होंने बता दी पुलिस के सामने। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बारी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपा कर। अर्थात अब सुख शांति थी, आराम से रखा गया उनको। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। अब उनकी सुरक्षा होने लगी है, जैसे कि ये बहुत बड़ा धन है, संपत्ति है ये। और अपने रिश्तेदारों में जो ताकतवर लोग थे उनको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 2, 4, 5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे रात सोते तो आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हरिहर काका को एक तरह से Z+ सुरक्षा मिल चुकी थी इस समय, और एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में वो बन चुके थे। हर समय उनकी सुरक्षा के लिए आदमी तैनात रहते थे, चाहे घर में हो या बाहर जाएं तब भी। इधर ठाकुर बारी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बारी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बारी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बट गया था। एक ये पक्ष में था ठाकुर बारी को ज़मीन दे दी जाए, दूसरा ये पक्ष में था नहीं दी जाए। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। और ये उनको महसूस होने लगा कि ये जो हरिहर काका की सुरक्षा और मान सम्मान और ये सब है, ये उनकी जायदाद की वजह से, यानी कि व्यक्ति की कीमत नहीं, उसके रिश्ते की कीमत नहीं, बल्कि संपत्ति की कीमत है। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, यानी कि साधु के चोले में, भेष में पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। अर्थात न तो इधर देखिए कि भाई बंधु ही सही रिश्ता निभा रहे हैं, न उधर मंदिर के पुजारी, महंत, ठाकुर जी की सेवा करने वाले लोग ही सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं। सब तरफ बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, अनैतिकताएं हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आश्रम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को इन्होंने माध्यम बनाया है।
एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके, अर्थात मंदिर पर, ठाकुर बाड़ी पर कौन अविश्वास करेगा, तो उसके माध्यम से लोग बेईमानी कर रहे हैं। ठाकुर बाड़ी के अंदर रहते हुए महंत पुजारी वगैरह लोग, साधु लोग। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वे दूध की मक्खी हो जाएंगे, उनको बाहर फेंक दिया जाएगा, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। तो ये चीज़ें तय की हरिहर काका ने कि ऐसा ऐसा वो करने वाले हैं। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उस दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। तो वो लोग अपने विवेक से ये चीज़ समझा रहे थे कि यदि आप ज़मीन अपने भतीजों के नाम लिख दोगे तो महंत फिर क्यों आएगा, क्योंकि उनको पता है कि ज़मीन चलेगी तो क्या फ़ायदा, हरिहर काका कोई मूल्य नहीं है, ज़मीन का मूल्य है। तो ये बात वो समझा रहे थे। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए थे उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना भी शुरू कर दिया। अब हरिहर काका को यहाँ भी प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वे नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अब ये भी बहुत भयंकर और विभत्स दृश्य, यानी कि ऐसा दृश्य जिसको कल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी हरिहर काका ने सोचा भी नहीं था, वो स्थिति उनके भाइयों ने हरिहर काका के साथ करने शुरू कर दी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक आपको पता नहीं है तब तक डर लगता है, पता होने के बाद कोई डर नहीं लगता। जैसे आपको पता है कि परीक्षा में तैयारी अच्छी की है तो आप पेपर से नहीं डरोगे, क्यों? क्योंकि आपने तैयारी अच्छी की है, तो आप पास होगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके। तो इसलिए जानने के बाद डर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान अंधकार को ख़त्म करता है, डर को ख़त्म करता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरें, यह ठीक नहीं। रोज़ाना मरने से अच्छा एक बार मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डर खत्म है उनके मन में। गांव की कोई महिला है रमेसर, उनके साथ भी ऐसा हुआ। रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की ज़मीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अर्थात वही स्थिति होगी, उनको खाना नहीं दिया गया, सम्मान नहीं किया गया। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते, उसका सम्मान करते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं, जैसा उन्होंने किया वैसा ही तुम कर रहे हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। ये हरिहर काका के भाई कहने लगे और इस तरह से हरिहर काका को पकड़ लिया गया। देखिए किस तरह से तीन भाई पकड़ रहे हैं एक बड़े भाई को। और ये कितनी यथार्थ कहानी है कि आज वर्तमान में ऐसी स्थिति हो रही है। भाई भाई में इस तरह से विवाद हो रहा है, ज़मीन के लिए झगड़े हो रहे हैं, संपत्ति के लिए विवाद हो रहे हैं। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे,
लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, वृद्ध थे, कमज़ोर थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुँह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया, इसलिए आवाज़ बाहर जा रही है। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वे पुलिस की जीप के साथ आधम के। महंत जी ने वही काम किया जो उनके भाइयों ने किया था। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हो गई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बारी से उन्हें बरामद किया गया था। यहाँ भी बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। अर्थात बहुत गलत काम उनके साथ किया गया है। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पाँवों पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वे बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, काँप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींट कर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए, क्योंकि सब लोग एक साथ हो गए थे हरिहर काका को पीटने के लिए, बंधक बनाने के लिए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम और घिनौनी घटना थी एक तरह से। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बारी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे और ज़मीन लिखवा लेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। ये उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेखक कह रहा है, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बारी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। अर्थात वो दोनों तरफ से अपने काम कर रहे हैं। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको थोड़ा सा प्रलोभन दें, हमारी बात वो मान ले, ज़मीन हमें लिख दे। दोनों ही दल ये कोशिश कर रहे हैं। गांव में एक नेताजी भी हैं। वे न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वे तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। यानी कि नेताजी प्रयास करते हैं कि ऐसा काम कर लो और ये पूरा सबके भले के लिए अच्छा काम है, लेकिन हरिहर काका इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया कि जीते जी ज़मीन किसी को देनी ही नहीं है, मरने के बाद भाइयों की होगी। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा है, हर जगह हरिहर काका। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा काका है, उसी पर चर्चा है। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा।
दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? ये सवाल लोगों के मन में चर्चा का है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। सब अपनी अपनी राय देते हैं, जैसे कि जो हो पड़े ज्ञाता हों। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती है। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। यानी कि सब अपनी अपनी ओर से कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और सोच रहे हैं। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, ये खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। यानी कोई ना कोई खबर जहाँ से मिलती है उसको अपनी तरफ से कुछ जोड़ करके दूसरी तरफ कह दिया जाता था। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरि काका को ख़त्म क्यों नहीं किया। बात ही आगे नहीं बढ़ती, ये दोनों ही सोच रहे हैं। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बारी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी, अर्थात उनके मरने के बाद भी झगड़े होंगे। सारी खबरें चल रही हैं ये। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा, अर्थात छुड़वा देगा और उनको कब्जा दिला देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है, यानी कि डाकू से समझौता करके ज़मीन मिल जाएगी। तो सारे प्रयास चल रहे हैं। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को यहाँ बुलाएंगे और रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। सब तरफ यही खबरें चल रही है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में ये बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव उसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। लोग डरे हुए हैं कि जब ऐसा होगा, हरिहर काका की मृत्यु होगी, तब झगड़ा होगा और गांव उसमें निश्चित रूप से चपेट में आएगा। ये सब चीज़ें लोगों के मन में चल रही है। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिनका धन वह रहे उपास, खाने वाले करें विलास। अर्थात जो पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है वो हरिहर काका उसका पैसा देते हैं। अब तक जो नहीं खाया था 2 जून उसका भोग लगा रहे हैं, उन दोनों को खिला रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है और इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर की वीडियो हम अलग बनाएंगे। पाठ थोड़ा सा बड़ा है इसलिए वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।